राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में पीएम पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश बढ़ाने का उद्देश्य, अडानी और अंबानी ने किए कई वादे। गृहमंत्री अमित शाह का बयान, ओपी सिंदूर का श्रेय पीएम मोदी को दिया, बोले सफल नेतृत्व और सैनिक क्षमता से मिशन सफल। रूस दौरे पर एनएसए अजीत डोभाल एनएसए की 13वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक में लेंगे हिस्सा। 27 से 29 मई तक होगा सम्मेलन। पाकिस्तान ने की एक और ओछी हरकत, आपात स्थिति में एयर स्पेस खोलने से इनकार, खतरे में डाली 277 यात्रियों की जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रुचि। आइए देखते हैं आज नेशनल खबरों में क्या कुछ है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन कहा जाता है। हमारा नॉर्थ ईस्ट इसका सबसे डाइवर्स हिस्सा है। वहीं इस मौके पर मुकेश अंबानी ने पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों से क्षेत्र के विकास को लेकर 6 वादे किए। इसके अलावा गौतम अडानी ने अपने 10 साल में अपने ग्रुप से पूर्वोत्तर में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की। 2 दिन चलने वाली समिट में मंत्री स्तर के सेशन, बिजनेस टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस बैठकें होंगी। बता दें, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए घरेलू और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एक मंच पर लाने के लिए यह समिट की जा रही है। समिट से टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ, एजुकेशन और एनर्जी जैसे सेक्टर्स में निवेश को प्रमोट करने की योजना है। समय था जब नॉर्थ ईस्ट के साथ बम, बंदूक और ब्लॉकेड का नाम जुड़ा हुआ था। नॉर्थ ईस्ट कहते ही बम, बंदूक और ब्लॉकेड यही याद आता। इसका बहुत बड़ा नुकसान वहां के युवाओं को उठाना पड़ा। उनके हाथों से अनगिनत मौके निकल गए। हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के भविष्य पर है। इसलिए हमने एक के बाद एक शांति समझौते किए, युवाओं को विकास की मुख्य धारा में आने का अवसर दिया। पिछले 10-11 साल में 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़कर शांति का रास्ता चुना है। 10,000 नौजवानों ने आज नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए नए मौके मिल रहे हैं। It is an honor to be speaking at the Rising Northeast Investor Summit. Over the past decade, in the hills and valleys of the Northeast, a new chapter in India's growth story is unfolding. A story rooted in diversity, resilience, and untapped potential. This region is now a source of our cultural pride, economic promise, and a strategic directions. And behind this rise is the vision of one leader who recognizes no borders, only beginnings. Honorable Prime Minister, when you said, act east, act fast, act first, you gave the Northeast is a wake-up call. Let me begin by saluting our beloved Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for the resounding success of Operation Sindoor. This success is a shining testament to his steely resolve and to the unmatched bravery of our armed.
ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक को घुटने टेकने और दुनिया के सामने भीख मांगने पर मजबूर करने के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया। गृह मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को पूरी तरह से दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि भारत में आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम उठाने का श्रेय पीएम मोदी को दिया। 22वें सीमा सुरक्षा बल इन्वेस्टरिक्स समारोह और रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान के दौरान बोलते हुए शाह ने भारतीय सशस्त्र बलों की प्रशंसा की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में आमूलचूल परिवर्तन और ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम उठाने का श्रेय दिया। साथ ही शाह ने स्पष्ट किया कि हमने ना तो किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया और ना ही किसी एयरबेस पर हमला किया। हमने केवल और केवल उन आतंकी अड्डों को नष्ट किया जिन्होंने हमारे देश में अपराध किए। शाह ने कहा कि सफल नेतृत्व, खुफिया जानकारी और सैन्य क्षमता की वजह से ऑपरेशन सिंदूर जैसा मिशन सफल हुआ। आज ये अलंकरण समारोह एक प्रकार से ऐसे समय हुआ है जब बीएसएफ और सेना ने एक अप्रतिम शौर्य का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने प्रस्थापित किया है। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सूचना एकत्रित करने वाली संस्थाओं की सटीक सूचना और सेना का मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन, ये तीनों मिलता है तब ऑपरेशन सिंदूर बनता है। मैं आज ऑपरेशन सिंदूर के बैकग्राउंड की भी जरूर बात करना चाहूंगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं कई दशकों से हमारा देश पाक प्रेरित आतंकवाद का सामना कर रहा है। सालों तक कई बड़ी बड़ी घटनाएं पाकिस्तान ने की, मगर इसका जवाब, उचित जवाब नहीं दिया गया। हम संरक्षात्मक काम करते रहे, हमारे लोगों की जान बचाने के लिए बहुत अच्छा काम हमारी पुलिस, सेना, बीएसएफ सबने किया, मगर कभी भी उचित जवाब नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। सुरक्षा मुद्दों पर एनएसए की 13वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लेने के लिए वो मॉस्को जा सकते हैं। ये सम्मेलन 27 से 29 मई तक आयोजित किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सरगोई शुइगु बता दें कि शुइगु करेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान अजीत डोभाल शुइगु सहित अपने विभिन्न समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए डोभाल के रूसी अधिकारियों से मिलने की भी उम्मीद है। बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने इस महीने की शुरुआत में अपनी रूस यात्रा रद्द कर दी थी। इस आतंकी हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। अजीत डोभाल का ये रूस दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब ट्रंप के साथ भारत के संबंध तल्ख चल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के साथ सीजफायर का जबरदस्ती क्रेडिट ले रहे हैं और खुद ही पहले अपने बयान से पलट जाते हैं। वो कभी कहते हैं कि उन्होंने दोनों देशों के बीच सीजफायर कराने के लिए ट्रेड का इस्तेमाल किया, तो कभी कहते हैं कि सीजफायर में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, जबकि भारत ने बार बार स्पष्ट किया है कि सीजफायर के लिए पाकिस्तान खुद आगे आया था और पाकिस्तानी सेना के डीजीएमओ ने अपने भारतीय समकक्ष से हॉटलाइन पर बात करके सीजफायर का अनुरोध किया था। फिलहाल डोभाल के रूस यात्रा के क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं कि देखने वाली बात होगी। नई दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बैठे 227 से ज्यादा यात्रियों ने वो लम्हा महसूस किया जिसे शायद ही कभी भुला पाए। दरअसल बुधवार को जब फ्लाइट 6E2142 अपनी रूटीन उड़ान पर थी, तभी मौसम ने अचानक रौद्र रूप दिखाया। विमान तेज ओलावृष्टि और भीषण टर्ब्यूलेंस की चपेट में आ गया। इस भयानक झटकों के बीच कॉकपिट से श्रीनगर एटीसी को इमरजेंसी कॉल की गई। यात्रियों में खलबली मच गई, लेकिन पायलट की सूझबूझ से विमान सुरक्षित लैंड करा लिया गया। सभी 227 यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब विमान अमृतसर के ऊपर था तभी मौसम ने अचानक करवट ली। गंभीर टर्ब्यूलेंस महसूस
होते ही पायलट ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से होकर निकलने की इजाजत मांगी ताकि संकट को टाल सके, लेकिन लाहौर एटीसी ने भारतीय विमान के लिए एयर स्पेस खोलने से साफ मना कर दिया। ये इनकार ऐसे समय पर हुआ जब फ्लाइट अपने पहले ही असामान्य मौसम से जूझ रही थी। बता दें 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच एयर स्पेस को लेकर तनाव है। दोनों देशों ने एक दूसरे की एयरलाइंस के लिए हवाई मार्ग बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान की ओर से ये निर्णय भी उसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच DGCA द्वारा की जा रही है। खासकर ये देखा जा रहा है कि क्या लाहौर से इनकार वाकई आपात स्थिति में हुआ या इसे तकनीकी आधार पर टाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन राजस्थान के बीकानेर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीकानेर की धरती से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की चर्चा करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को सख्त मैसेज दिया। इस दौरान पीएम ने कहा कि मोदी की नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। पीएम के उस बयान पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पीएम ने सिंदूर के सौदागर फिल्म लॉन्च की है जिसमें वो खुद ही हीरो हैं और खुद ही विलन हैं। इसके अलावा राहुल गांधी के ट्वीट के जरिए पूछे गए सवालों को लेकर भी पक्ष विपक्ष के बीच आमने सामने आ गए हैं। कल एक फिल्म रिलीज हुई है जिसके हीरो भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके विलेन भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके कॉमेडियन भी नरेंद्र मोदी हैं, और उस फिल्म का नाम है सिंदूर के सौदागर। सिंदूर के सौदागर। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा मेरे शरीर में गरम सिंदूर दौड़ रहा। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पहलगाम में जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, उनके घर में अभी भी मातम है। सर्वदलीय बैठक में आपकी सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अभी भी वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर पहलगाम में उजाड़े, वो पकड़े नहीं गए। और आप लाइट कैमरा एक्शन। राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है वो सवाल में गलत क्या है? हर देशवासियों के मन में ये सवाल है। बीजेपी के ट्रोलर्स के मन में नहीं, शायद नहीं हो सकता है सवाल कि पाकिस्तान के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। ये सवाल अगर राहुल ने पूछा है तो देश के 140 करोड़ जनता नहीं तो पूरा विश्व ये कहेगा कि पाकिस्तान के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। आज राहुल गांधी से ये देश सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी जी, आप देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मतभेद रखते हैं। ये ठीक है, लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, आपके बयान का समर्थन पाकिस्तान में होना, वहां की संसद में उन्हें चलाए जाना, कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा, और आपका मौन रहना, यह चिंताजनक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहलगाम घटना पर जो भी देश को कहा वो पूरा किया, और ये दुनिया को स्तब्ध करने वाली घटना रही। जिस तरह से भारत ने उन टेररिस्टों को सजा दी जो पिछले 4-5 दशकों से न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया की शांति को बंधक बना चुके थे। उनके उन अड्डों पर जहां से निकले आतंकवादी दुनिया को तबाह कर रहे थे भारत के साथ साथ, और पिछले 15-20 वर्षों से 30 वर्षों से जो बड़ी घटनाएं भारत में हुई जिसके जिम्मेदार मुख्य पात्र लोग थे, अब वो दुनिया में नहीं है। ये भारत का अद्भुत सामरिक सामर्थ्य का परिचय है जिसे दुनिया स्तब्ध है। स्पष्ट रूप से इस तरह की ताकत का परिचय या तो अमेरिका ने दिया है दूसरे देश में जाकर कार्रवाई करके, बाकी कुछ एक देशों के पास क्षमता हो सकती है, लेकिन किसी ने साबित नहीं किया भारत ने अपने यहां रहकर मर्यादित रूप में
सिर्फ उन लोगों को जो इसके जिम्मेदार थे उनको तबाह कर दिया। पाकिस्तान की ओर से हाल ही में नियंत्रण रेखा के पास हुई गोलाबारी से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए तृणमूल कांग्रेस का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बीते दिन जम्मू कश्मीर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उनके गुप्कार स्थित आवास पर मुलाकात की। इसको लेकर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो टीएमसी का उनके प्रतिनिधिमंडल को भेजने के लिए आभारी हैं। उनके 5 सदस्य यहाँ आए और सड़क मार्ग से दौरा किया। उन्होंने पुंछ का दौरा किया और अब वे राजौरी में हैं। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि इसके बाद प्रतिनिधिमंडल जम्मू का दौरा करेगा। उन्होंने कहा कि यह अच्छा है वे यहाँ आए और लोगों की बात सुन रहे हैं और हमें लगता है कि ऐसे मुश्किल समय में कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं। कोई नई बात नहीं है ना। एक चुनी हुई हुकूमत या लोगों के चुने हुए नुमाइंदों का फर्ज है कि वो जहाँ तक हो सके लोगों तक पहुँचे, लोगों के मुश्किलात मुतालबे जो हैं उनके बारे में सुने और उनको हल करने की कोशिश करें। हमने कभी ये नहीं कहा कि सारे मसले अचानक हल होंगे, लेकिन हमने ये ज़रूर कहा है कि जहाँ तक हो सकेगा हम सबकी बात सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं वही कर रहा हूँ। सर, अपोजिशन जो है वो भी है, सुनील शर्मा ने बोला कि रेजोल्यूशन में एनसीए ऑपरेशन सिंदूर पे कोई बात नहीं। ठीक है ना। सर, बीजेपी का ये भी कहना है कि जो रेजोल्यूशन पास की वो आईएसआई की अक्कासी कर रहे हैं। आईएसआई चले ठीक है ना, ठीक है, कहने दीजिए। पीडीएफ की बात काम का जो बोल रहे हैं कब शुरू होगा? हो रहा है, ऑर्डर जारी हो गए, काम हो जाएगा, सीजन में ही हो जाएगा। असेसमेंट क्या पूरा हो पाया? एलओसी पे जितना भी डैमेज हुआ, असेसमेंट लगभग हो गया है। 2-4 जिलों से अभी शायद 2 जिलों से अभी आना बाकी है। उसके बाद मरकज की हुकूमत के साथ टेकअप करके। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं है। उन्होंने शांति, एकता और जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ता तक हर आवाज को सुनना महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के लिए जिम्मेदार लोगों की भी आलोचना की और कई सवाल खड़े किए। अपने भाषण के अंत में उप मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हम अभी भी जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा और उसका विशेष दर्जा बहाल करने के लिए लड़ रहे हैं। थोड़ा सा ये जो शहरों के ऊपर ड्रोन घुमा, थोड़ा हमें भी लगा कि इनको भी पता लगा, जो रोज जंग की बात करते थे, आज उनको भी पता चला कि मौत क्या होती है, जंग क्या होता है। अब वो दोबारा उम्मीद करेंगे कि जंग की बात नहीं करेंगे। कि हम बॉर्डर के लोग हैं, मैं नौशहरा से हूं और नौशहरा बिल्कुल एक पत्थर की दूरी पे है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जब भी जंग होता है इन बॉर्डरों पे, 47 से लेके मेरे बुजुर्गों ने देखा, चाहे वो 65 की जंग हुई या कतर की जंग हुई या 99 करगिल वार हुआ, बीच बीच में जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का आपस में फायरिंग हुई, ये बॉर्डर के लोगों ने हमेशा भुगता है। इसलिए तभी मैं कहता हूं कि जंग हमारे लिए कोई सोल्यूशन नहीं। लेकिन जब ये ड्रोन घूमे इन शहरों के, चाहे वो जम्मू शहर के ऊपर घूमे या आगे पीछे गए थोड़ा सा, तो उनको लगा कि नहीं भैया अब वो जंग वो नहीं रही कि पैदल चलेंगे, अब आसमानी जंग है। और आसमान में जब गोला आएगा, ना वो हिंदू देखेगा, ना वो मुसलमान देखेगा, ना वो सिख देखेगा, ना ईसाई देखेगा, ना वो जम्मू देखेगा, ना वो दिल्ली देखेगा। गोला गोला है, वो जब निकलता है तो गिरता कहीं पे है। वो हमने इस जंग में वो देखा है। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई, उन्होंने रेजोल्यूशंस पास किए, लेकिन जो पीडीपी है ऑपोजिशन, उन्होंने कहा कि ये रेजोल्यूशंस इनको जेके असेंबली में पास करने चाहिए थे। वो डूबा हुआ जहाज जो समुद्र की उस गहराई तक चला गया है, जहां से कहीं वापस आने का रास्ता नहीं, वो हमें दिखाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। उनको पूछिए कि आप जब 10 साल यहाँ पे, जो पिछले 10 साल गए, उन 10 साल में से 6 साल आपके हिस्से में है। ये जो आपने यहाँ पे हुआ, उसका जिम्मेवार कौन है? और जिनका नाम आप ले रहे हो, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि इसके जिम्मेवार आज जम्मू कश्मीर का जो कुछ हुआ, 370 टूटा, 35A टूटा, स्टेट टूट के यूटी बनी, इसकी उनके पास क्या जवाब है? क्यों उन्होंने उस समय अलायंस किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ, अगर पीडीपी बोलती है? और आज भी अगर आप देखें, अंदर से उनका अलायंस है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, मेरी लीडर, मेरा कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब।
ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को घुटने टेकने पर, दुनिया के सामने भीख मांगने पर मजबूर करने के बाद भारत ने पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने का बीड़ा उठाया है। और इसी क्रम में भारत की तमाम पार्टियों के नेताओं का डेलीगेशन अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में भेजा जा रहा है। भारत का डेलीगेशन जापान और यूएई पहुंच चुका है, लेकिन रूस गए डेलीगेशन के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जान बाल बची। बता दें, यूक्रेन ने रूस के मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले किए और भारतीय डेलीगेशन उसकी चपेट में आने से बाल बचा। यूक्रेन के हमले के बाद मॉस्को एयरपोर्ट पर अफरा तफरी की स्थिति मच गई और लैंडिंग का इंतजार कर रहे विमानों को एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति अस्थायी रूप से नहीं दी गई। मॉस्को एयरपोर्ट ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों को कई घंटों के लिए निलंबित किया, जिसके कारण सांसद कनिमोझी करुणानिधि को ले जा रहा विमान लैंड नहीं कर सका और हवा में ही गोते लगाता रहा। बता दें, रूस के बाद ये प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया, लातविया, ग्रीस और स्पेन के दौरे पर जाएगा। फिलहाल कई घंटे की देरी और सुरक्षा स्थिति के आकलन के बाद आखिरकार ये विमान मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरा। एयरपोर्ट से डेलीगेशन के सदस्यों को सुरक्षित होटल ले जाया गया। श्रीनगर में बीते दिन गर्मी ने रिकॉर्ड बनाया, जहां 54 साल बाद अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर के साथ ही जम्मू में भी लोग गर्मी से परेशान हैं। यहां बीते दिन का पारा 38.5 डिग्री रहा। बता दें, बुधवार को जम्मू में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री था। मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर में 133 सालों बाद ये मई का तीसरा गर्म दिन था। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 24 से 26 मई तक गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। नेशनल न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।